हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग फार्माकोथेरेपेटिक्स के टॉप 20 सीरीज का पार्ट 14 करने वाले हैं। और ये जो फार्माकोथेरेपेटिक्स का पार्ट 14 लेक्चर है, इस पार्ट 14 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 और 14 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हेपेटाइटिस और निमोनिया। तो पिछले क्लास में हमने हेपेटाइटिस पढ़ लिया था, तो अभी हम लोग निमोनिया पढ़ेंगे एंड देन क्वेश्चन नंबर 14 पर हम लोग इसको भी आगे कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को भी पढ़ लेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले अभी हम लोग निमोनिया को पढ़ते हैं। निमोनिया क्या होता है सर? तो निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है जहां पर आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। यहां पे भी निमोनिया में कहां पे इन्फेक्शन होता है? लंग्स में ही इन्फेक्शन होता है। ठीक है, हाँ। तो निमोनिया इज एन एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स। एक्यूट मतलब है कि ऐसा नहीं, क्रोनिक मतलब होता है ना कि साल 2 साल तक चलता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक छोटा समय तक इन्फेक्शन रहता है, अगर ट्रीटमेंट हो तो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है। तो निमोनिया एक एक्यूट इन्फेक्शन है लंग्स का, इन विच द एल्वियोलाई यानी एयर सेक बिकम्स इन्फ्लेम्ड एंड मे फिल्ड विथ फ्लूइड और पस लीडिंग टू कफ, फीवर, चेस्ट पेन एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। यानी निमोनिया होता है किसकी वजह से? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम का बैक्टीरिया है, उसके वजह से होता है। लंग्स में इन्फेक्शन होते हैं और लंग्स में जो इन्फेक्शन होता है उससे क्या होता है? एल्वियोलाई में पानी भर जाता है। एल्वियोलाई जो होता है ना, जहाँ पर आपके गैसियस एक्सचेंज होते हैं, देखो ये छोटे छोटे एल्वियोलाइज हैं, उसमें फ्लूइड भर जाते हैं, उसमें फ्लूइड भर जाता है। और वो फ्लूइड क्या होता है? वो उसमें इन्फ्लामेशन होता है और में फिल विथ फ्लूइड पस है ना, हाँ, लीडिंग टू कफ, फीवर, चेस्ट पेन, ये सब देखने को मिलता है। ठीक है। तो निमोनिया फेफड़े का एक तीव्र संक्रमण है जिसमें फेफड़े की वायु कोशिकाएं एल्वेलाई सूज जाती है और उनमें तरल पदार्थ या मवाद भर सकता है, जिससे खांसी, बुखार, छाती में दर्द और सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, हाँ। ये देखो निमोनिया ऑफ द लंग्स है, जहां आपके एल्वियोलाई में फ्लूइड भर जाते हैं, म्यूकस भर जाता है, एल्वियोलाई में सूजन हो जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। ईटियोलॉजी ऑफ निमोनिया, किस किस कारणवश निमोनिया हो सकता है? तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया मतलब क्या हुआ सर? कि आपके इट मोस्टली ऑकर्स बाय द बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई। कई बार, हाँ, मोस्टली तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, लेकिन कुछ वायरस और फंजाइज की वजह से भी आपके लंग्स में यानी एल्वियोलाई में इन्फ्लेमेशन होते हैं, म्यूकस भर सकता है। ठीक है। कुछ होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, इट डेवलप्स इन अ पेशेंट हु स्पेशलाइज फॉर अदर इलनेस अनदर इलनेस। मान लो कोई है जो हॉस्पिटल में निमोनिया का पेशेंट है, चूंकि ये फैलने वाली बीमारी है, तो हॉस्पिटल में आप गए और उस पेशेंट के कांटेक्ट में आए तो वहां से हो सकता है। लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी एक्वायर्ड निमोनिया, यानी इट डेवलप्स इन अ लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी इंस्टीट्यूट लाइक नर्सिंग होम वगैरह में अगर आप काम करते हैं और वहाँ निमोनिया का पेशेंट है तो उससे हो सकता है। या फिर एस्पायरेशन निमोनिया ऑकर्स व्हेन फूड और लिक्विड इज ब्रीथ इनटू द एयरवेज और लंग्स। हाँ, कई बार होता है कोई खाना या दाना पानी जो भी होता है ना, वो लंग्स में चला जाए किसी तरह से, तो वहाँ पे वो फिर इन्फेक्शन कॉज करता है और फिर वहाँ लंग्स में आपको निमोनिया देखने को मिलता है। इंस्टेड ऑफ बीइंग स्वेलोड, यानी निगलने की वजह से वो लंग्स में चले जाएगा, तो उसको एस्पायरेशन निमोनिया कहते हैं। अच्छा, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं सर? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जिसको कहते हैं, चेस्ट पेन यानी सीने में दर्द होना, व्हेन यू ब्रीद और कफ, जब आप ब्रीद करते हो या कफ करते हो, खांसी करते हो तब। फिर एक कन्फ्यूजन और चेंजेज इन मेंटल अवेयरनेस, हाँ, थोड़ा बहुत होता है इन एडल्ट एज 65 के लमसम में ये सब देखने को मिलते हैं। एंड ये कन्फ्यूजन और थोड़ा मेंटल अवेयरनेस में चेंजेस देखने को मिलते हैं। कफ विच में प्रोड्यूस बलगम, यहाँ पे प्रोडक्टिव कफ होता है। कफ दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रोडक्टिव कफ और एक होता है नॉन प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ में क्या होता है? बलगम वगैरह बाहर निकलता है। ठीक है, हाँ। फटीगनेस यानी थकावट, फीवर, स्वेलिंग एंड सेकिंग, चिल्स, ये सब देखने को मिलता है। लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा क्या कहते हैं, ये कम हो जाता है बॉडी टेम्परेचर। नोजिया एंड वॉमिटिंग, डायरिया जैसे सिचुएशंस देखने को मिलते हैं। ट्रीटमेंट फॉर निमोनिया क्या है भाई? तो नॉन फार्माकोलॉजिकल में ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है पेशेंट को, यानी पेशेंट को चूंकि सांस लेने में दिक्कत है तो ऑक्सीजन दिया जाता है, अगर उससे भी ज़्यादा दिक्कत है तो वेंटिलेटरी सपोर्ट दिया जाता है, फिर फिजियोथेरेपी वगैरह कराई जाती है, जिससे पेशेंट को थोड़ा राहत मिलती है। बाकी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, जैसे एमॉक्सिसिलिन, सेफ्ट्रियाजोन, एजिथ्रोमाइसिन, लीवोफ्लॉक्सासिन जैसे एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर एंटीवायरल मतलब कुछ अगर वायरल निमोनिया है, कई बार होता है वायरस की वजह से निमोनिया हो गया, तो उस समय पे ओसेल्टामिविर यानी एंटीवायरल ड्रग यूज़ करते हैं।
अगर मान लो एंटीपायरेटिक्स फॉर फीवर, अगर बुखार आ गए तो पैरासीटामोल यूज करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो साल्ब्यूटामोल यूज कर लेते हैं, जिससे ब्रोंकोडायलेटर है तो थोड़ा सा सांस लेने में आसानी होती है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केस है तो यहाँ स्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, प्रेडनिसोलोल भी यूज होता है। सपोर्टिव ड्रग के तौर पर एक्सपेक्टोरेंट और म्यूकोलाइटिक्स भी यूज़ करते हैं ताकि जो भी थूक हकार बलगम वगैरह वो बाहर निकाल दे। एंटीबायोटिक्स कैन बी टेकन ओरली और गिवन इंट्रावेनसली। एंटीबायोटिक्स को ओरली भी लिया जा सकता है और आईवी इंजेक्शन के माध्यम से या ड्रिप के माध्यम इंजेक्शन के माध्यम से भी लिया जा सकता है। ठीक है, जैसे देखो कुछ क्वेश्चंस निमोनिया से बने हुए हैं, आप इनको थोड़ा सा बना कर दिखाइए तो मैं फिर समझूंगा, फिर निमोनिया को हो सके तो थोड़ा रिपीट कर दूंगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, निमोनिया वगैरह लिखने आएगा तो आप आराम से लिख दोगे। क्वेश्चन है आपका कि भाई, क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिक सिम्टम ऑफ निमोनिया। क्लासिक सिम्टम निमोनिया का कौन सा है? नॉन प्रोडक्टिव कफ, एब्डोमिनल पेन, प्रोडक्टिव कफ विथ प्रूलुएंट स्पूटम या जॉइंट पेन। तो याद रखना, क्लासिक सिम्टम ऑफ निमोनिया, निमोनिया का जो क्लासिक सिम्टम्स होते हैं उसमें प्रोडक्टिव कफ होते हैं, है ना। हाँ, कफ वगैरह आता है यहाँ पर, है ना। प्रोडक्टिव कफ मैंने बताया, बलगम वगैरह आते हैं तो उसको हम लोग प्रूलुएंट स्पूटम आता है, यानी खखार वगैरह आता है कफ के साथ साथ। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल निमोनिया। बैक्टीरियल निमोनिया के लिए क्या देंगे? एंटीवायरल देंगे? नहीं। एंटीफंगल नहीं, एंटीबायोटिक्स, यस। बैक्टीरियल निमोनिया के लिए एंटीबायोटिक देंगे, है कि नहीं। बैक्टीरियल निमोनिया के लिए क्या दिया जाता है? तो एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज कॉमनली यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल निमोनिया। बैक्टीरियल निमोनिया के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा एंटीबायोटिक? एजिथ्रोमाइसिन, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन या एस्पिरिन। तो बैक्टीरियल निमोनिया के लिए कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे? तो बैक्ट्रीट्रीट, तो भैया एक ही एंटीबायोटिक दिख रहा है, एजिथ्रोमाइसिन, तो मार दो यहाँ एजिथ्रोमाइसिन, है ना। हाँ, क्योंकि पैरासीटामोल तो एंटीपायरेटिक है, आइबुप्रोफेन एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक्स है, एस्पिरिन भी एनासिड है तो ये नहीं यूज होगा। चलो, तो ये था आपका निमोनिया। मेन यहाँ से शुरू होता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द SARS-CoV-2 एंड ट्यूबरकुलोसिस। ऐसे ही सवाल आते हैं, कुछ नहीं लिखा रहेगा, बस लिखेगा शॉर्ट नोट्स लिखो SARS-CoV-2 पे, यानी कोविड-19 के ऊपर, इसी को कोविड-19 कहते हैं, और ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर जो जानते हो तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, वायरल इन्फेक्शन है SARS-CoV-2। सार्स एक वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस है, यानी श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। एंड सार्स का सबसे पहले तो फुल फॉर्म कहाँ दिया हुआ है वो पढ़ो, सार्स का फुल फॉर्म लिखने के लिए आया था। चलो, चलो यहां से CoV-2 से सुनना ध्यान से। सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ भाई? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसका ये क्या होता है? फुल फॉर्म होता है, काफी बार पूछा गया है सार्स का फुल फॉर्म, ठीक है। सार्स एक क्या है? वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस है, यानी कि आपके श्वसन तंत्र से संबंधित समस्या है जो कि सार्स की वजह से होता है, जिसको जो कि एक COV यानी कोरोना वायरस है। इट मेनली अफेक्ट्स द लंग्स एंड कॉजेज सीवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, यानी ये लंग्स को अफेक्ट करता है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। यानी सार्स एक वायरल श्वसन रोग है जो SARS-CoV वायरस के कारण होता है। यह मुख्य रूप से फेफड़े को प्रभावित करता है और सांस लेने में गंभीर समस्या पैदा करता है, करेक्ट। अब है ये देखो, उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं ईटियोलॉजी, कारण क्या है। कॉजेटिव एजेंट इज कोविड-19, है ना। कॉजेटिव एजेंट क्या है? कोविड-19 है। सर मैं जो भी पढ़ता हूँ 1 मिनट के अंदर भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ते रहो, फिर भी पढ़ते रहो। ऐसा फील होता है आपको भूल गए, लेकिन जब आप लिखोगे तो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से लिख लोगे। कॉजेटिव एजेंट कोविड-19 है, जो कि एक हाईली कंटेजियस, है ना, क्या कहते हैं, बीमारी है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स कोरोना वायरस 2, जिसको SARS-CoV-2 कहते हैं, यानी कि आपका ये जो इसका कॉजेटिव एजेंट है कोविड-19, जिसको आप SARS-CoV-2 भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म लिखा गया है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। इट इज एज्यूम दैट बीटा कोरोना वायरस, ये एक बीटा कोरोना वायरस है, हैव ओरिजिनेटेड इन द बैट्स, जो चमगादड़ में ओरिजिनेट होता है, एंड स्प्रेड इन ह्यूमन में स्प्रेड होता है बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। और इंसानों में कैसे फैलता है? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से। जैसे कोई रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, यानी जैसे मैंने मान लो मैं छींक दिया या खांसी कर दिया तो उसके जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उस ड्रॉपलेट से फैलने का चांसेस बढ़ता है, ठीक है।
अच्छा, इसके आप लोग बताओ, इसमें कुछ सोचना पड़ेगा क्या, क्या बुखार, क्या क्या सिम्टम्स वगैरह होते हैं। जैसे फीवर के लिए, इसके लिए क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, तो फीवर बुखार होना, हाई बॉडी टेम्परेचर होना, यूजुअली एबव 38 डिग्री सेल्सियस, है ना, 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बुखार हो जाना, ड्राई कफ यानी सूखी खांसी, परसिस्टेंट कफ विदाउट स्पूटम, फटीगनेस वीकनेस थकान या कमजोरी होना, फीलिंग टायर्ड एंड लो एनर्जी फील होना, सोर थ्रोट यानी गले में दर्द, पेन इरिटेशन या ड्राइनेस इन थ्रोट होना, हेडेक होना, सिर दर्द होना, बॉडी एक, मसल पेन, शरीर व मांसपेशियों में दर्द होना, ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं। जैसे फीवर होना, कफ होना, रनी नोज, बॉडी एच, सोर थ्रोट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है। चलो भाई, तो ये प्राइमरी सिम्टम्स हो गए कोविड-19 के। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या क्या है सर इसके लिए, तो ऑक्सीजन थेरेपी दिया जाता है भाई। कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। फिर अगर ऑक्सीजन से नहीं हुआ तो मैकेनिकल वेंटिलेशन इज अ टाइप ऑफ थेरेपी दैट हेल्प्स यू ब्रीथ एंड ब्रीथ फॉर यू, यू कैन नॉट ब्रीथ ऑन योर ओन। देखो, जब भी कोई पेशेंट वेंटिलेशन पे चला जाता है ना, तो समझो कि मतलब समझ रहे हो ना, 50-50 चांस पे, मतलब बहुत सीवियर कंडीशन होता है वेंटिलेशन। वेंटिलेटर का मतलब समझते हो क्या होता है, सब रिपीट कर देंगे, टेंशन न लो, एक बार सुन लो, कोविड फिर से रिपीट कर देंगे। तो देखो, आपका क्या कहते हैं, क्या होता है इसका मतलब, वेंटिलेटर का मतलब जब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेने के लायक नहीं बचता है, वो सांस ले नहीं पा रहा है, सांस छोड़ नहीं पा रहा है, उस कंडीशन में पेशेंट को वेंटिलेटर पे लगाया जाता है। एंड पेशेंट क्या करता है, पेशेंट का वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जगह वही वेंटिलेटर सांस लेते, तो सोच लो किस क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट जा चुका है। लेकिन ऐसा नहीं कि पेशेंट खत्म है, कुछ पेशेंट वापस से रिकवर भी हो जाते हैं, लेकिन हमने बहुत कम को रिकवर होते देखा है। मैकेनिकल वेंटिलेशन इस टाइप ऑफ थेरेपी एक प्रकार का थेरेपी है जो कि सांस लेने में ब्रीद फॉर यू, आपके लिए सांस लेने का काम करता है जब आप खुद से ब्रीद नहीं ले पाते हो। फिर एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन सिस्टम भी होता है। ब्लड इज पम्प्ड आउटसाइड ऑफ योर बॉडी, यानी आपके बॉडी से ब्लड को आउटसाइडली पंप किया जाता है। हार्ट लंग मशीन, एक हार्ट और लंग मशीन होता है दैट रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं एंड फिर ऑक्सीजन फिल्ड ब्लड आपके बॉडी में डालते हैं। यानी बहुत सीवियर कंडीशन है ये ECMO। ठीक है, यानी आपके बॉडी से ब्लड को निकाला जाता है, उसमें से जो आर्टिफिशियल हार्ट और लंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। समझ रहे हो बात को, यानी आपका हार्ट भी सही से काम नहीं कर रहा है, लंग्स भी सही से नहीं काम कर रहा है, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा, ऑक्सीजन को डालेगा, फिर वो ब्लड वापस जाएगा आपके बॉडी में, है ना। इसमें देखो, इसके फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या है भाई, इसके लिए फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या क्या है, ध्यान से सुनना। इसके लिए फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या क्या होता है, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ जी, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में माइल्ड केस में, हल्के लक्षण में, जब बुखार और बॉडी पेन हो तो पैरासीटामोल, अगर सर्दी है, एलर्जी सिम्टम्स हैं तो एंटी हिस्टामिन्स, एंड अगर जो बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है तो कफ सप्रेसेंट्स या एक्सपेक्टोरेंट दे देंगे, या फिर इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन C या जिंक सप्लीमेंट देते हैं। मॉडरेट केस में अगर जो थोड़ा सिम्टम ज़्यादा गंभीर आ रहा है, नहीं जल्दी ठीक हो रहा है, तब एंटीवायरल ड्रग्स जैसे रेमडेसिविर या फेविपिराविर ये सब ड्रग होते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे डेक्सामेथासोन दिया जाता है। एंटीबायोटिक्स में इफ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट देन क्या कहते हैं, अगर जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तब यूज़ होते हैं एंटीबायोटिक्स। एंड ऑक्सीजन थेरेपी दिया जाता है। ठीक है, सीवियर और क्रिटिकल केस में क्या होता है, हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का हाई डोज दिया जाता है। एंटीवायरल ड्रग्स दिए जाते हैं IV रूट से। एंटीकोएगुलेंट के तौर पर हिपेरिन दिया जाता है टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट। इम्यूनोडायलेटर्स दिया जाता है क्या कहते हैं, टोकिलीजुमाब, है ना। और फिर वेंटिलेटरी सपोर्ट प्लस ऑक्सीजन दिए जाते हैं सीवियर केस में। ठीक है, हाँ। अब देखो थोड़ा सा इसको रिवीजन करो, मैंने क्या बताया भाई, SARS-CoV-2 एक वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस है, यानी श्वसन तंत्र से संबंधित वायरल बीमारी है, वायरल रोग है ना। ये वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस है जो कि SARS-CoV-2 की वजह से होता है, यानी उसका मतलब है जो लंग्स को अफेक्ट करता है और सीवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स कॉज करता है। यानी ये वायरल श्वसन रोग है जो SARS-CoV वायरस के कारण होता है, मुख्य रूप से फेफड़े को प्रभावित करता है, सांस लेने में गंभीर समस्या पैदा करता है। ठीक है, हाँ। फिर है ईटियोलॉजी की मैं बात करूं तो पॉजिटिव एजेंट है इसकी कोविड-19, जो कि हाईली कंटेजियस होता है,
जो कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी सार्स CoV-2 की वजह से होता है, सार्स CoV-2 की वजह से होता है, ठीक है। हाँ, और ये बीटा कोरोना वायरस के द्वारा ये ओरिजिनेट होता है बैट से, ठीक है, बैट यानी चमगादड़ से, और ह्यूमंस में ये फैलता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। हाँ बताइए, समझ में आया? इटियोलॉजी में, कारण में, हाँ ये कोविड-19 के कारण होता है सार्स CoV-2 एंड ये बीटा कोरोना वायरस है जो कि बैट से प्राप्त होता है, चमगादड़ से, ठीक है, चमगादड़ से ओरिजिनेट हुआ है। ह्यूमंस में ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के द्वारा फैलता है। और सिम्टम्स आपको पता ही है, बुखार आना, ड्राई कफ होना, फटीगनेस या वीकनेस लगना, सोर थ्रोट गले में दर्द होना, हेडेक होना, बॉडी एच या मसल पेन देखने को मिलना, जैसे फीवर, कफ, रनी नोज, बॉडी एचेस, सोर थ्रोट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। हाँ, स्मेल में भी, यानी कि जैसे स्मेल नहीं पता चल पाता, किसी चीज़ को सुगंध नहीं ले पाते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल में ऑक्सीजन ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन थेरेपी देना या मैकेनिकल वेंटिलेशन देना, या फिर एक्स्ट्रा कॉर्पोनियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन यानी ECMO करवाना, है ना। माइल्ड केस में आपको मैंने बताया फीवर या बॉडी पेन के लिए पैरासीटामोल, कोल्ड या एलर्जी सिम्टम्स के लिए एंटीहिस्टामिन ड्रग, एंड कफ के लिए कफ सप्रेसेंट्स या एक्सपेक्टोरेंट्स, एंड विटामिन C जिंक सप्लीमेंट दिए जाते हैं। रेमडेसिविर या तो फेविपिराविर जो कि एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं। डेक्सामेथासोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होता है। एंटीबायोटिक्स इफ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट, है ना। सीवियर या क्रिटिकल केस में हाई डोज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिया जाता है, एंटीवायरल ड्रग्स दिए जाते हैं, एंटीकोएगुलेंट्स हेपारिन दिया जाता है, इम्यूनोमोड्यूलेटर्स टोकेलिजुमाब, वेंटिलेटरी सपोर्ट और ऑक्सीजन वगैरह दिया जाता है, ठीक है। हिंदी नेक्स्ट क्लास से रख दिया जाएगा, टेंशन ना लो। अब दवाई का नाम हिंदी क्या ही रखोगे, मेन यहाँ सब सिम्टम वगैरह में हिंदी तो लिखी हुई है, देखो हिंदी वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हिंदी रखा हुआ है। अब दवा का नाम में हिंदी लिखना मतलब मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है कि नहीं। किसको लोगों को लग रहा है कि दवाई का नाम हिंदी में, भाई पैरासीटामोल को अगर आप ऐसे लिखोगे तो सच बता रहे चुल्लू भर पानी में भाई चम्मच लो और चम्मच वाले पानी में, अरे लिटरली मैं बता रहा हूँ, अगर पैरासीटामोल ऐसे लिखोगे ना तो भाई फिर दिक्कत है यार, फिर एग्जामिनर भी सोचेगा कि हम किसको पास कर रहे हैं दवा को नाम हिंदी में फिर मत लिखना यार, कुछ भी हो जाए, उसको इंग्लिश में लिखना। सार्स CoV-2 प्रीमियरली स्प्रेड्स थ्रू, किसके द्वारा? मॉस्किटो बाइट्स, कंटामिनेटेड फूड, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, स्किन कॉन्टैक्ट। सार्स CoV-2 है प्रीमियरली स्प्रेड थ्रू, तो सार्स CoV-2 जो मेनली स्प्रेड होता है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के द्वारा होता है। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोविड-19 इज टिपिकली, इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो कोविड-19 का टिपिकली कितने दिन का होता है? 1 to 2 डेज, 3 to 5 डेज, 21 से 28 या तो 2 से 14 दिन। तो जो कोविड-19 का इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितने दिन का होता है? तो कोविड-19 का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 दिन। इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन में सिम्टम्स आते थे? याद करो, 14 दिन, ये तो पढ़े हुए होंगे। विच ऑर्गन सिस्टम इज प्रीमियरली अफेक्टेड बाय सार्स CoV-2, सार्स CoV-2 से कौन से ऑर्गन सिस्टम मेनली अफेक्ट होते थे? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम या रीनल सिस्टम? तो सार्स CoV-2 से रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ कोविड-19? कोविड-19 के कॉजेटिव एजेंट्स क्या क्या हैं? सार्स CoV, मर्स CoV, सार्स CoV-2, H1N1। तो पॉजिटिव एजेंट ऑफ कोविड-19 का क्या हो जाएगा? कोविड-19 का पॉजिटिव एजेंट क्या हो जाएगा भाई? तो सार्स CoV-2, सार्स CoV-2 करेक्ट। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस। सार्स जितने लोगों को क्लियर हो गया कि हाँ भैया एग्जाम में हम लिख देंगे सार्स या फिर कोविड के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, कोविड-19 के ऊपर, तो एक बार कमेंट में दिल बना दो, देन मैं आपका ट्यूबरकुलोसिस स्टार्ट करूंगा। ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। जितने लोगों को ये फील हो रहा है कि हाँ भैया सार्स हमारा हो जाएगा, सार्स हम लोग पढ़ लेंगे, चलो भाई करेक्ट, हाँ चलो, तो सारे बच्चों को हो गया है। अब ट्यूबरकुलोसिस को हम लोग समझते हैं, सभी लोगों को समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब ट्यूबरकुलोसिस को समझते हैं, क्या होता है ट्यूबरकुलोसिस?
क्या होता है ट्यूबरकुलोसिस भैया, बताना आप सभी लोग, ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? तो जो टीबी बीमारी होती है ना, टीबी बीमारी, उसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, इसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस इज एन इन्फेक्टिव डिजीज, ये एक इन्फेक्टिव डिजीज है, मोस्ट कॉमनली अफेक्टिंग द लंग्स, जो ज़्यादातर ये लंग्स को अफेक्ट करता है, एंड कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मेनली होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से एंड माइकोबैक्टीरियम बोविस। यानी ये 6 रोग एक संक्रामक बीमारी है जो सबसे अधिक फेफड़े को प्रभावित करती है। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस तथा माइकोबैक्टीरियम बोविस नामक जीवाणुओं के कारण होता है। यानी याद रखना, अगर कोई पेशेंट है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये टिक 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 टिक, यस, देखो भाई समझ में आ रहा है अब? चलो क्लियरली अब समझ में आएगा। देखो यहाँ पे अच्छे से दिखेगा भी। अगर कोई पेशेंट है, इफ इन एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन, अगर किसी को एक्टिवली ट्यूबरकुलोसिस का मतलब इन्फेक्शन है, पर्सन में एक्सपीरियंस क्रोनिक कफ, पर्सन को होता है क्रोनिक कफ विथ ब्लड कंटेनिंग म्यूकस, ब्लड कंटेनिंग म्यूकस भी देखने को मिलता है। इन्फेक्टेड लंग्स है ना, इन्फेक्टेड लंग्स, लंग्स में इन्फेक्शन कॉज करता है और इसके कारण होते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। याद रखना, जो टीबी के पेशेंट उसको खांसी बहुत तेज आती है और खांसी के साथ साथ ब्लड म्यूकस भी आ जाता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, अलग अलग प्रकार के ट्यूबरकुलोसिस हैं। एक होता है प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस निमोनिया, एक्यूट ट्यूबरकुलोसिस निमोनिया जिसको टीपी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस निमोनिया टाइप से मिलता है, सिमिलर टू टिपिकल बैक्टीरियल निमोनिया, ये बिल्कुल निमोनिया से मिलता जुलता है। एंड इट इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ चाइल्डहुड इलनेस, ये छोटे बच्चों में होता है ना। कहाँ होता है? छोटे बच्चों में, चाइल्डहुड इलनेस है। फिर ट्यूबरकुलोसिस प्लूराइसी देखने को मिलता है। ट्यूबरकुलस प्लूराइसी यूजुअली प्रेजेंट्स एज एन एक्यूट इलनेस, ठीक है। द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम्स आर नॉन प्रोडक्टिव कफ, जो ट्यूबरकुलोसिस प्लूराइसी होती है इसमें नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है, यानी सूखी खांसी होती है, एंड प्लूराइटिक चेस्ट पेन, और थोड़ा सा लंग्स के आसपास के एरिया में चेस्ट में पेन होता है। प्लूराइटिक चेस्ट पेन यानी लंग्स के वजह से लंग्स के आसपास के जगह पे दर्द होता है। यानी ट्यूबरकुलोसिस प्लूराइसली यूजुअली प्रेजेंट ऑन एक्यूट इलनेस एंड मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है एंड प्लूराइटिक चेस्ट पेन देखने को मिलता है। कैविटरी टीबी होता है। इन दिस फॉर्म ऑफ टीबी डिस्ट्रक्शन इन द लंग्स, लंग्स में डिस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं, एंड कैविटीज बाय बैक्टीरियाज, यानी बैक्टीरियाज के द्वारा लंग्स में कैविटीज बना दिया जाता है, छोटे छोटे कैविटीज हो जाते हैं, ठीक है। ये होता है कैविटरी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। फिर है माइलियरी टीबी। क्या होता है माइलियरी टीबी? द टर्म माइलियरी रिफर्स टू द नोड्यूल्स। माइलियरी ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, लंग्स के ऊपर छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे नोड बन जाते हैं, तो उसको हम लोग एंड ऑल ओवर द लंग्स, उसको माइलियरी टीबी कहते हैं। फिर लेरिंजियल टीबी क्या होता है? इन्फेक्शन इन द लेरिंग्स, लेरिंग्स में इन्फेक्शन देखने को मिलता है, एंड और द वोकल कॉर्ड एरिया, है ना, वोकल कॉर्ड एरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। ये होते हैं लेरिंजियल टीबी। अब इटियोलॉजी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस के कारण क्या क्या हैं? तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस देखने को मिलता है। द जर्म्स आर स्प्रेड थ्रू, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब समझते हो, अगर कोई हेल्दी पर्सन है और कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, तो इन्फेक्टेड पर्सन अगर छींक दिया, खांस दिया, तो उसके जगह पर चूंकि लंग्स में ये बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया आ जाता है एंड फिर वहीं पे आपके मुंह नाक पे चला गया, तो वहाँ से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो द जर्म्स स्प्रेड थ्रू एयर, यानी कि हवा के द्वारा, वो हवा में आया और वो हवा को आपने इनहेल कर लिया, तो उससे भी हो सकता है। जर्म्स आर स्प्रेड थ्रू द एयर, एयर के द्वारा, यूजुअली इन्फेक्ट द लंग्स, यूजुअली आपके लंग्स को इन्फेक्ट करता है, बट कैन ऑल्सो इन्फेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के अदर पार्ट्स को भी इन्फेक्ट करता है। जीवाणु हवा के माध्यम से फैलते हैं और सामान्यतः फेफड़ों को संक्रमित करते हैं, लेकिन शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, फिर इनटेक ऑफ अनपास्चराइज्ड काउ मिल्क, जैसे मैंने बताया कि कुछ ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम बोविस की वजह से भी होता है, तो गाय का जो कच्चा दूध होता है ना, उसको अनपास्चराइज्ड मिल्क कहता है। जैसे कच्चा कच्चा दूध हुआ, तो उसमें ये बैक्टीरिया कई बार देखने को मिला है। अगर वो बिना ऑटे हुए, कहा जाता है कि दूध को कच्चा नहीं पीना चाहिए, बिना बॉयल किए नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम बोविस पाया जाता है, जिससे कि न्यूमोनिया या ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। जिससे
तो वही ट्यूबरकुलोसिस कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम बोविस प्रेजेंट इन द अनपास्चुराइज्ड मिल्क, ठीक है। अनपास्चुरीकृत दूध में माइकोबैक्टीरियम बोविस के कारण क्षय रोग हो सकता है। डिजीज कंडीशंस लाइक सिरोसिस, अल्कोहलिज्म, वोपिंग कफ, इन्फ्लुएंजा, ये सब बॉडी रेजिस्टेंस और ट्यूबरकुलोसिस के रेजिस्टेंस मतलब ट्यूबरकुलोसिस के रिस्क को बढ़ा देते हैं। जैसे अगर किसी को सिरोसिस, शराब की लत, काली खांसी या इन्फ्लुएंजा आदि रोग है तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम कर देते हैं, जिससे क्षय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं? कफिंग फॉर 3 और मोर वीक्स या 3 या उससे अधिक सप्ताह तक लगातार खांसी रहना। कफिंग अप ब्लड और म्यूकस, खांसी के साथ खून या बलगम आना। चेस्ट पेन होना, पेन विथ ब्रीदिंग और कफिंग, छाती में दर्द होना या सांस लेने अथवा खांसी करने में दर्द होना। अनइंटेंशनल वेट लॉस, बिना कारण के वजन कम होना। फटीगनेस, अत्यधिक थकान महसूस होना। फीवर यानी बुखार आना। नाइट स्वेट्स यानी रात में अधिक पसीना आना। चिल्स यानी ठंड लगना या कपकपी होना। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि आपके किसके होते हैं? ये आपके होते हैं ये क्या कहते हैं, टीबी के। यानी कि यहाँ पे ज़्यादा कफिंग कितने समय से होता है? लगातार खांसी होती है लगभग 3 या 3 से ज़्यादा सप्ताह से। कफिंग अप टू ब्लड और म्यूकस, खांसी के साथ साथ खून और बलगम आना। और चेस्ट पेन होना, पेन विथ ब्रीदिंग और कफिंग, सांस लेने में या कफ लेने में दर्द होना सीने में। और वेट लॉस होने लग जाता है टीबी के कंडीशन में। फटीगनेस, फीवर, नाइट स्वेट्स देखने को मिलता है, रात में पसीना आता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या क्या है सर? ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स में? यूज़ डिस्पोजेबल मास्क, यानी ऐसे मास्क यूज करना। अक्सर लोग देखना महंगा मास्क यूज करता है ना। हाँ, 150-150 रुपये का 200 रुपये का मास्क लेता है, कोई मतलब नहीं, उसको रोज़ आपको धोना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा धूप में। यहाँ डिस्पोजेबल मास्क यूज होना चाहिए, तभी आप बचोगे। मान लो मास्के के ऊपर कंटामिनेशन है, उसी को रोज़ पहन रहे हो तो बेकार ही ना है। तो इसीलिए मास्क डिस्पोजेबल होना चाहिए, यानी कि एक बार पहने और यूज़ करो। डिस्पोजल ग्लास होता है ना, जस्ट लाइक दैट, वन पियो फेंको, लिखो फेंको पेन होता है ना, जस्ट लाइक दैट, ये भी है वही, एक बार यूज करो फेंको। पेशेंट शुड बी आइसोलेटेड, पेशेंट को आइसोलेट कर दो। प्रॉपर हाइजीन शुड बी मेंटेन, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए। सप्लीमेंट्स विथ विटामिन एंड मिनरल्स शुड बी प्रोवाइडेड, है ना। एंड फिर क्या कहते हैं, रेस्ट शुड बी नीडेड, रेस्ट देना चाहिए बॉडी को। हाँ, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में तो आपने पढ़ा हुआ है भाई, फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकेंड लाइन ड्रग। डॉट थेरेपी किस में दिया जाता है? टीबी में ही दिया जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा यहाँ पर, फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकेंड लाइन ड्रग याद कर लो। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि इसमें से कौन सा फर्स्ट लाइन ड्रग है, कौन सा सेकेंड लाइन ड्रग है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा अगर आप याद कर लोगे तो। मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूँ, ठीक है। चलो भाई, तो मैंने क्या बताया आप सभी लोगों को? हाँ चलो, फर्स्ट लाइन ड्रग के बारे में बोल रहा था। तो देखो भाई, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग, ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में होने वाले ड्रग को एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कहते हैं। एक होता है फर्स्ट लाइन ड्रग और एक होता है सेकेंड लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन ड्रग फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है, सबसे पहले यही दवा चलती है। इसका ट्रिक है प्रिस्ट। अगर किसी को भी टीबी होगा तो सबसे पहले वो पुजारी के पास जाएगा, और पुजारी को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रिस्ट कहते हैं, प्रिस्ट, है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पुजारी कहते हैं, ठीक है। प्रिस्ट को इंग्लिश हिंदी में पुजारी कहते हैं, तो पुजारी के पास जाएगा। P4 पायराजिनामाइड, R4 रिफाम्पिसिन, I4 आइसोनियाजिड, INH इसको शॉर्टकट में कहते हैं इथम्बिटॉल स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये फर्स्ट लाइन ड्रग है। सेकेंड लाइन ड्रग क्या क्या है सर? KTR फेस पैक, K4 केनामाइसिन, रिफाब्यूटिन, थायोएसिडाजोन, फ्लोरोक्विनोलोन्स, एमिकासिन, सेप्रोमाइसिन। ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जैसे इथानोमाइड, पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड, साइक्लोसिरिन, जो कि सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, ओके। रुक जाओ, मेरा माउथ ड्राई हो रहा है, मुझे पानी पीना पड़ेगा, अदरवाइज फिर वॉमिटिंग वाली इशू आएगी। चलो भाई, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन ड्रग लिखा हुआ है PRIEST मैंने बताया, प्रिस्ट। P4 पायराजिनामाइड, देखो पायराजिनामाइड लिखा हुआ है। R4 रिफाम्पिसिन, I4 आइसोनियाजिड, E4 इथम्ब्यूटॉल नहीं है यहाँ पे, लिख लेना। T के स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट, ST4, ठीक है। सेकेंड लाइन में पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड, इथाइनोमाइड, साइक्लोसिरिन, वियोमाइसिन, कैनामाइसिन, ये कुछ ड्रग्स होते हैं। डॉट थेरेपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी, पेशेंट को प्रॉपरली अपने ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। मीन्स दैट ट्रेंड हेल्थ केयर वर्कर, जो भी ट्रेंड हेल्थ केयर वर्कर है,
अदर डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल्स एक्सक्लूडिंगली अ फैमिली मेंबर, कोई भी एक फैमिली मेंबर को छोड़ करके, हटा करके, जो भी एक आपका जो हेल्थ केयर वर्कर है प्रॉपरली प्रोवाइड करता है प्रिस्क्राइब टीबी ड्रग्स, वॉच द पेशेंट सैलो एवरी डोज, यानी प्रॉपरली डोज को देखता है कि भाई कितना देना है, नहीं देना है, क्या नहीं है, जो भी प्रिस्क्राइब ड्रग है उसको देना होता है। ठीक है। ये बच्चा बोला सर पानी बहुत पीते हो, बस इसीलिए पानी पीते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा लंबा टाइम तक पढ़ा सके यार। दिन में जब 10 घंटे बोलना होगा ना, 12 घंटे, तो आप भी पीने लग जाओगे, अदरवाइज माउथ ड्राई होता है, मुंह सूखने लगता है, नौजिया आने लग जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग ट्यूबरकुलोसिस? बताओ ट्यूबरकुलोसिस कौन कॉज करता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। वेरी गुड, आंसर सी, आंसर सी करेक्ट, बहुत बढ़िया, सी आ रहा है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस? PRIEST, प्रेस्ट। P फॉर पैराजिनामाइड नहीं है, R फॉर रिफाम्पिसिन, यस मार दो आंसर रिफाम्पिसिन, बाकी कुछ नहीं। इसी में से होना चाहिए कोई फर्स्ट लाइन ड्रग, है ना, रिफाम्पिसिन बी। प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस कैसे होता है? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के द्वारा। वेक्टर बॉर्न डिजीज है, एयर बॉर्न ट्रांसमिशन, ब्लड बॉर्न, वाटर बॉर्न। गंदा खाना, गंदा पानी से, वाटर बॉर्न से, या तो फिर एयर बॉर्न, ब्लड बॉर्न भी नहीं, एयर बॉर्न ट्रांसमिशन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंड लाइन ड्रग यूज्ड इन द ड्रग रेजिस्टेंट टीबी केस? कौन सा सेकेंड लाइन ड्रग है? तो ऐसे याद रख लो, जो फर्स्ट लाइन नहीं होगा वो सेकेंड लाइन होगा। तो देख लो P4 क्या कहता है, आइसोनियाजिड, तो I4 आइसोनियाजिड होता था ना, फर्स्ट लाइन ड्रग है। थायासिटाजोन या स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन भी फर्स्ट लाइन ड्रग है। साइक्लोसिरीन जो होता है ना, ये आपका सेकेंड लाइन ड्रग है। ठीक है, सी। चलो तो बस आज का क्लास इतना ही। आज हम लोगों ने 3 डिजीज़ पढ़ा, कोविड, SARS-CoV-2 पढ़ा, निमोनिया पढ़ा, ट्यूबरकुलोसिस पढ़ा। अगले क्लास में HIV, मलेरिया वगैरह पढ़ेंगे एंड धीरे धीरे हम लोग अपने टॉप 20 को कंप्लीट करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगला 5-6 क्लास आपको देखने को मिलेगा कि मैक्स टू मैक्स 5 से 6 क्लास में चीज़ें खत्म हो जाएंगी एंड फिर हम लोग MCQs वगैरह, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह सबको प्रैक्टिस करवाएंगे एंड इसको आप लोग को रिवीजन करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिथिलेश सर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।